दोस्तों आदाब, मैं आपका दोस्त तकमील अहमद। आज फिर मैं आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आ गया हूं, जिसका नाम है कि ये बायो का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। यहाँ से इस टॉपिक के जो आपकी 10-12 मिनट की वीडियो होगी, बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, लेकिन इस टॉपिक से, इस वीडियो से आपको कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ तक यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। बहुत आसान तरीका होगा, आपको याद हो जाएगा। लेकिन वीडियो अगर पूरी देखेंगे तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी मेमोरी में रखने के लिए एक बार इसको लिख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम। अब देखिए, टॉपिक को शुरू करने से पहले अभी हमने नया चैनल शुरू किया है। आप लोग का सपोर्ट चाहिए। अगर सपोर्ट देंगे तो भी हम वीडियो बनाएंगे, सपोर्ट नहीं देंगे तो भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर सपोर्ट मिल जाता है तो और अच्छे तरीके से थोड़ा आदमी खुश होके और मोटिवेट होकर वीडियो बनाता है। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आपको वीडियो मिलती रहे समय समय से। ओके, थैंक्स। चलिए अब बात करते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या है? राइबोसोम, जिस तरीके से हमने आपको केंद्रक के बारे में बात किया था, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात किया था, उसी तरीके से कोशिकांग राइबोसोम भी क्या एक प्रकार का कोशिकांग है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसकी मतलब किसने इसकी डिस्कवरी की थी, इसके बारे में बात करते हैं कि किसने इसको डिस्कवर्ड किया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो डिस्कवर्ड इन्होंने किया गया था कि जॉर्ज, किसने किया था कि जॉर्ज ई पैलाडे ने किया था। जॉर्ज ई पैलाडे ने इसकी डिस्कवरी की थी। कब किया था? 1955 में इसकी डिस्कवरी की थी। ये इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने ये देखा था कि जो कोशिका होती है, कोशिका के कोशिका द्रव्य होते हैं, उसमें क्या होता है कि ये गुच्छों के रूप में कहीं पड़ा रहता है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक कण के रूप में चस्पा रहता है। उन्होंने इसी को क्या कहा था कि राइबोसोम कहा था। ये डिस्कवरी हो गई। अब बात करते हैं कि ये राइबोस की डिस्कवरी हो गई। अब ये कहाँ पे कि इसका निर्माण कहाँ पे होता है? अगर इसके निर्माण के बारे में बात किया जाए तो मैंने पहले बताया था इसका निर्माण कहाँ पे होता है। केंद्रक होता है। केंद्रक का एक भाग होता है केंद्रिका होता है, जिसको हम लोग केंद्रिकाभ भी कहते हैं, न्यूक्लियस भी कहते हैं, न्यूक्लियुलस भी कहते हैं। तो केंद्रिकाभ में क्या होता है? इसका निर्माण होता है। केंद्रिकाभ में इसका निर्माण होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियुलस बोलते हैं। यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है कि राइबोसोम कहाँ पे बनता है तो क्या बताओगे कि केंद्रक में बनता है। केंद्रक के अंदर कहाँ पे बनता है? केंद्रिकाभ में पाए जाते हैं। ये आपके लिए। फिर बात करते हैं कि केंद्रक कितने प्रकार का होता है। अगर इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो अगर कि राइबोसोम कितने प्रकार का होता है तो राइबोसोम 2 टाइप का होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? एक क्या आपका 70S राइबोसोम होते हैं और नंबर 2 क्या होते हैं? आपका 80S राइबोसोम होते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताया। अब बात आती है कि जो 70S राइबोसोम होते हैं और 80S राइबोसोम होते हैं, ये 2 छोटी छोटी यूनिटों से मिलकर बना होता है। अब देखिए कैसे बना होता है। देखिए, अगर हम लोग 70S के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो 70S का स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से होता है। तो ये आपका 70S है। तो ऊपर वाला जो यूनिट होती है ये आपकी 30S की होती है और नीचे वाली क्या होती है? आपकी 50S की होती है। अब यहाँ पे जो आपको अगर डीप क्वेश्चन पूछेगा तो देखिए, एक यूनिट और दूसरी यूनिट, दोनों यूनिटों के बीच की एक प्रकार का तत्व मिलता है। वो तत्व कौन होता है? मैग्नीशियम। तो क्वेश्चन ये आता है कि राइबोसोम की जो दोनों यूनिट होती है, जो दोनों इकाई होती है,
कौन से तत्व के द्वारा जुड़ी होती है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मैग्नीशियम के द्वारा जुड़ी होती है। अब आप लोग एक बात ये, अब आप लोग यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये होगा, आप कहेंगे कि सर जी यहाँ पे 30S है और नीचे क्या है 50S है, दोनों को जोड़ते हैं हमारा 80S आता है, लेकिन हम लोग लिखते क्या है, ये हमारा 70S का राइबोसोम है। 10 यूनिट कहाँ पे गई, देखिए 10 यूनिट कहाँ पे जाती है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये आपकी ये चाक है, आपने ये आपकी चाक है, आपने इसको तोड़ दिया, अगर आपको इस तरीके से जोड़ेंगे तो इसकी लंबाई में कोई फ़र्क नहीं आएगा, जितनी इसकी लेंथ थी वही थी, लेकिन ये कमज़ोर होगी। लेकिन जब आप इसको एक के ऊपर एक रख के बांधेंगे, इसको बाइंड कर देंगे तो क्या हो जाएगी, ये मजबूत हो जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है कि इनको जोड़ने के लिए कुछ यूनिट इस तरीके से आके एक के ऊपर कवर कर जाती हैं, इसलिए क्या होता है 10 यूनिट 10 यूनिट क्या होती है, खर्च हो जाती है इनको बाइंड करने में, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं 70S राइबोसोम लिखते हैं। अब बात करते हैं कि 80S में क्या होता है, 80S में क्या इससे थोड़ा बड़ा होता है, तो ये आपका क्या 80S है। इसमें भी क्या होता है, बीच में मैग्नीशियम तत्व होते हैं। यहाँ पे आपका क्या छोटी यूनिट कितने किसकी होती है, 40 की होती है, बड़ी यूनिट कितने की होती है, बड़ी यूनिट आपकी 60 की होती है। अब दोनों को अगर जोड़ोगे तो कितना आता है, जोड़ने पे हमारा 100 ये आता है, लेकिन हम लिखते कितना है, हम लिखते हैं 80 लिखते हैं, 80S दोनों को घटाते हैं तो 20 का डिफरेंसेस आते हैं कि नहीं आते हैं। जो 20 का अंतर आता है, 20 में भी क्या होता है, दोनों को जोड़ने में 20 यूनिट खर्च हो जाती है और हमको क्या मिलता है, 80S मिलता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये कैसा फिगर है, ये फिगर आपका 80S राइबोसोम का है। यस क्या, यस का मतलब सेडिमेंटेशन होता है, ये गुणांक होता है। तो आपको यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछता है 70S की छोटी यूनिट क्या है 30S, 70S की 70 की बड़ी क्या है यूनिट की 50 है। अगर पूछ ले 80 राइबोसोम की छोटी यूनिट क्या है 40 की है, बड़ी क्या है आपकी बड़ी वाली ये आपकी 60 की है। 10 इसमें 10 खत्म होता है, उसके अंदर जाता है, इसमें कितने जाते हैं 20 के अंदर जाते हैं। अब बात आती है अगला, देखिए अगला एक फिर आपका ये दूसरा है। अगर मैं तीसरे पॉइंट के बारे में बात करूं, जो आपका राइबोसोम होता है, राइबोसोम पे कोई कवरिंग नहीं होती, कोई आवरण नहीं होता, तो पूछ लेता है अक्सर कि निम्न में से कौन से कोशिकांग में कोई आवरण नहीं मिलता है, तो क्या बताओगे कि राइबोसोम पर कोई आवरण नहीं होता है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि राइबोसोम पर कोई आवरण नहीं होता है, पर कोई आवरण नहीं होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं है। तो ये इम्पॉर्टेंट फिर मैं लगा दे रहा हूँ कवर के रूप में। अगर क्वेश्चन पूछता, क्योंकि एक क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन से कोशिकांग में कोई आवरण नहीं होता, तो क्या बता दोगे कि ये आपका कि राइबोसोम पे कोई आवरण नहीं होता है। अब बात ये आती है कि अगर हम इसके फंक्शन की, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, आप इसको बना लेंगे। अगर हम इसके फंक्शन के बारे में बात करें, फंक्शन का मतलब क्या होता है कि फंक्शन का मतलब क्या होता है, कार्य क्या है, तो इसका मेन काम क्या होता है, कि राइबोसोम पर ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अब यहाँ पर आपने क्या लिख दिया कि राइबोसोम पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है या बनते हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट आपका है, संश्लेषण होता है, ये आप लिखेंगे। अब बात आती है कि ये बनता कहाँ है, केंद्रक में बनता है। फिर हमने कल बताया था कि ये आपका केंद्रक है, तो केंद्रक की जो बाहरी झिल्ली होती है, ये इस तरीके से उस पर एक
सेल आर्गन लगे होते हैं जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जब केंद्रक से निकलता है तो आके कोशिका द्रव में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ भागों में जुड़ जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं। देखिए जब क्या होगा कि अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइबोसोम कण के रूप में होता है। जब कण के रूप में कहीं पे ये चस्पा होगा तो वो खुरदुरा होगा, और खुरदुरा को इंग्लिश में रफ कहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो चिकना होता है, चिकना का बोलते हैं स्मूथ बोलते हैं, तो हो जाता है वो यस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमने कहा था कि जो राइबोसोम होता है उसी प्रोटीन बनते हैं। इसका मतलब अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले कि स्मूथ चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस पर प्रोटीन बनेगी, जहाँ पे राइबोसोम होगा वहीं पे प्रोटीन बनेगी। अर्थात प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। अब पूछ ले कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसका निर्माण होता है, तो यहाँ पर वसा का निर्माण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ कि ये पूछता है निम्न में किस पे प्रोटीन बनती है, तो राइबोसोम पे प्रोटीन बनती है। अब बात आती है कि ये किसका बना होता है। अगर हम ये पूछ लें कि ये इसमें बनता है, इसमें ये किसका बना होता है, तो ये बना होता है न्यूक्लियोप्रोटीन का बना। किसका बना होता है, न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन का बना होता है। ये इम्पॉर्टेंट है। और कहाँ पे निर्माण होता है, केंद्रिका पे। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। ये वाला पॉइंट आपको हर जगह से दिखाई पड़ेगा और ये आपको अच्छे तरीके से समझना है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ। अब देखिए, अगर क्वेश्चन आता है राइबोसोम किसका बना होता है, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का बना होता है। अब बात आती है कि डिस्कवर्ड किसने किया था, जॉर्ज ई पैलाडे ने 1955 में किया था। इसका निर्माण कहाँ पे होता है, केंद्रिकाभ, जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं या केंद्रिका कहते हैं। ये कहाँ पे मिलता है, केंद्रक में मिलता है, वहाँ पे इसका निर्माण होता है। कितने प्रकार के होते हैं, एक 70S होता है, एक 80S होता है। ये 70S राइबोसोम है, ये 80S राइबोसोम है। 70S राइबोसोम है, ये 80S है। ये 30 है, ये 50 है। 10 कहा गया, 10 इन दोनों को जोड़ने में। ये 40 है, ये 60 है। 20 कहा गया दोनों को जोड़ने में। और दोनों यूनिट के मध्य कौन सा तत्व मिलता है, तो मैग्नीशियम तत्व होता है। अब बात आती है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला यहाँ से आता है कि जो आपका राइबोसोम होता है उस पर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता, तो यहाँ पे लिखोगे। फिर आता है कि इसमें हमने कि इसका काम क्या है, राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन, राइबोसोम पर ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अब बात आती है कि जो कोशिका द्रव होता है वो क्या होता है, कहीं गुच्छों के रूप में अकेला पड़ा होता है, या फिर क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चस्पा होता है। जहाँ पे चस्पा होगा तो खुरदुरा होगा। खुरदुरा को हम लोग इंग्लिश में रफ कहते हैं, तो क्या बन गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पे राइबोसोम चस्पा नहीं रहेगा उसको स्मूथ कह देते हैं। तो हमने यहाँ कहा राइबोसोम में प्रोटीन बनेगी, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोटीन बनेगी, स्मूथ पर नहीं बनेगी। यहाँ पे क्या बनती है, वसा का निर्माण होता है। ये क्या है, एक तरीके से आपका कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर हमने देख लिया, उसका फंक्शन देख लिया, कहाँ पे बनता है सब हमने देखा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब फिर बात करते हैं। हूँ आपको ये सेशन छोटा था लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट था। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो भी आपके जानने वाले हैं आप उसको, जो भी तैयारी कर रहे हैं, माने वनडे एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, साइंस का यहाँ से क्वेश्चन आपको बायो का बहुत आसानी से पढ़ाऊँगा और बहुत सुकून से, जिससे आपको तैयार करने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।